अकरम की रात के एक पहर अचानक आंख खुली। उसने देखा कि उसकी बीवी नायला बिस्तर से गायब थी। उसने सोचा बाथरूम में होगी, पर बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो उसमें भी नहीं थी। इसे तशवीश हुई। उसने अपने बिस्तर से छलांग लगाई और कमरे से बाहर की तरफ निकला। उसे एक तरफ साया नजर आया। वो दबे कदमों से उस तरफ बढ़ा। फिर अचानक वो रुका। उसने देखा कि उसकी बीवी मोबाइल पर किसी से बात कर रही है। आधी रात को आखिर ये किससे बात कर रही है? वो थोड़ा करीब आया। थोड़ी देर वो वहाँ रुका और फिर वापस अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर ढेर हो गया। थोड़ी देर बाद निहायत आराम से कमरे का दरवाज़ा खुला और उसकी बीवी कमरे में दाखिल हुई। अकरम ने फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वो सो रहा हो। नायला आराम से बिस्तर पर चढ़ी और एक तरफ करवट करके लेट गई, जबकि अकरम किसी गहरी सोचों में गुम हो गया। नायला अकरम की फूफीजात थी। उनके वालिदैन ने बड़ी चाह से दोनों का रिश्ता तय किया था, बल्कि अकरम के वालिद माजिद साहब ने बचपन में ही नायला का रिश्ता मांग लिया था। इस तरह नायला बचपन से ही अकरम के नाम हो चुकी थी। दोनों ने जब होश संभाला तो दोनों के जहन में ये बात डाल दी थी कि अकरम नायला का दूल्हा और नायला अकरम की दुल्हन है। कभी कभी तो नायला इस बात से चिढ़ भी जाती, पर उसका बचपना देखकर उसकी इस बात को मजाक के तौर पर लिया जाता। पर वक्त के साथ साथ ये बात मजाक वाली नहीं रही थी। नायला को अकरम वाकई नापसंद था। वजह कोई ख़ास नहीं थी। शायद ये वजह भी हो सकती है कि बचपन से इसके जहन में अकरम को मुसल्लत कर दिया था। शायद इसी बात से इसे चिढ़ हो और ये चिढ़ नापसंदीदगी का बायस बन गई। वक़्त गुजरता गया और दोनों जवानी की दहलीज अबूर कर गए। नायला को पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैट्रिक में अच्छी पोजीशन आने के बाद इसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में इसकी मुलाकात रमीज़ से हुई। हेलो हाय के बाद कुर्बतें बढ़ी और दोनों में दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया, जबकि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। नायला ये बात जानती थी कि वो किसी के साथ मंसूब हो चुकी है, पर उसके बावजूद रमीज़ को उसने अपने दिल में जगह दे दी। रमीज़, मुझे तुमसे एक बात करनी है, एक दिन नायला ने इससे कहा। वो बोला, लो रोज़ तो बात करती हो, आज कोई ख़ास बात करनी है? दरअसल रमीज़, मुझे तुमको ये बात बतानी है कि मैं बचपन से अपने कज़न के साथ मंसूब हो चुकी हूँ। रमीज़ बोला, मंसूब हो चुकी हो? कोई शादी तो नहीं हुई? मंगनियाँ तो टूट भी जाती हैं। तुम अपने घर वालों को इनकार कर दो कि तुम शादी नहीं कर सकती। तुम मुझे पसंद करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो। रमीज़, ये सब कहना इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मैं अम्मी से बात करती हूँ। कोशिश नहीं, बस अमल कर गुजरो। अगर वक्त पर नहीं बोली तो फिर हाथ मलते रह जाएंगे। ठीक है, मैं अम्मी से आज ही बात करती हूँ। ये हुई ना बात, चलो कैंटीन में चलकर अच्छी सी चाय पीते हैं। नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी, नायला मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है, जो आपका दिल चाहे, रमीज़ ने मुस्कुराकर कहा और फिर दोनों कैंटीन की तरफ चल दिए। नायला की ये बात सुनकर उसकी अम्मी गुस्से में आ गई। वो बोली, नायला तुम होश में तो हो? ये बात तुमने सोची तो कैसे सोची? तुम्हें इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं कि तुम्हारी माँ अपने भाई को ज़बान दे चुकी है और गैरतमंद लोग मर जाते हैं पर अपनी ज़बान से नहीं फिरते। तो अम्मी, आप चाहती हैं कि आपकी बेटी अपनी ख्वाहिश का गला घूंट दे? क्या मेरी ज़िंदगी पर मेरा ही इख्तियार नहीं? मैं सारी ज़िंदगी इस शख्स के साथ गुजार दूं जिसे मैं पसंद ही नहीं करती? देखो बेटा, अकरम हमारा देखा भाला लड़का है, शक्ल सूरत का भी अच्छा है और उसमें कोई ऐब भी नहीं है। वो तुम्हें खुश रखेगा। आपकी बात ठीक है अम्मी, पर मैं रमीज़ को ही अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम इसे अपनी ज़िंदगी का साथी बना लो, पर मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ये मुमकिन नहीं। ये कहकर उसकी अम्मी कमरे से बाहर निकल गई, जबकि नायला गुमसुम खलाओं को घूरने लगी। क्या तुम्हारी अम्मी किसी तौर पर भी नहीं मान रही? देखो नायला, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मरे तुम्हारे दुश्मन, नायला ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। देखो रमीज़, ऐसी बातें मत करो। मैं भी तुम्हारे बगैर ज़िंदगी गुजारने का सोच नहीं सकती। तो फिर ठीक है, हमें अभी एक फ़ैसला करना होगा। वो क्या? नायला बोली। रमीज़ बोला, हम भागकर शादी कर लेते हैं। क्या ये क्या कह रहे हो रमीज़? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ
और कोई चारा भी तो नहीं है। तुम सोच लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। ये सुनकर नायला किसी गहरी सोच में डूब गई। वो रात नायला ने जैसे कांटों पर गुजारी। इसे अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला करना था। एक तरफ उसकी वालदा की ख्वाहिश थी, दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी। एक रास्ता उसके अपनों की ख्वाहिशात और अरमानों की तरफ को जाता था, जबकि दूसरा रास्ता इसकी ज़िंदगी और अपनी खुशियों की तरफ। वो किस रास्ते पर जाए ये फैसला करना इसके लिए बहुत मुश्किल था, पर किसी एक रास्ते का इंतखाब तो बहरहाल इसे करना था। रात गुजर चुकी थी और फैसला आखिर इसने कर ही लिया था। नायला ने घर से भागकर रमीज़ से शादी का फैसला आखिर कर ही लिया। इसे सिर्फ अपनी खुशियां अजीज़ थीं। इसे अपने वालिदैन की इज़्ज़तों की ज़रा भी परवाह नहीं थी। अगर परवाह होती तो वो ये इतना बड़ा कदम ना उठाती। किसी गैर की मोहब्बत में लोग आखिर अपनों को चाहतों को क्यों भूल जाते हैं? अपनी खुशी की खातर अपनों को दुख क्यों दे जाते हैं? रमीज़ ने इसे चंद ज़रूरी चीज़ें रखने का कहा और रात को तैयार रहने का कहा। आखिर वो रात आन पहुंची। कार के मखसूस हॉर्न पर इसने अपना बैग उठाया। उसके घर वाले सो रहे थे। उसने निहायत ही एहतियात से दरवाज़ा खोला। घर से कदम बाहर निकालते वक्त उसके कदम लर्जे ज़रूर, पर इसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वो लर्जते कदमों के साथ घर की दहलीज अबूर कर चुकी थी। सामने कार खड़ी हुई थी। कार से रमीज़ ने इसे इशारा किया और कार का दरवाज़ा खोल दिया। वो फ़ौरन कार की पिछली सीट पर बैठी। रमीज़ भी पिछली सीट पर बैठा हुआ था, जबकि ड्राइविंग सीट पर रमीज़ का कोई दोस्त था। रमीज़ बोला, नायला ये मेरा दोस्त है जो हमें यहाँ से निकालने में हमारी मदद कर रहा है। नायला ने असबात में सर हिलाया, फिर कार रातें भरती हुई चल दी। घर वालों को किसी किस्म का शक नहीं हुआ? रमीज़ ने पूछा। वो बोली, नहीं, सब सो रहे थे। चलो ये तो अच्छा हो गया, अब हम अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। मैंने रहने का भी बंदोबस्त कर लिया है और हम फ़ौरन निकाह कर लेंगे। घर वालों का क्या है, पहले वो नाराज़गी का इजहार करेंगे, फिर रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा और वो हमें माफ़ कर देंगे। जी, नायला बोली। कार फराते बढ़ती हुई जा रही थी, जबकि कार में एक खामोशी थी। चलते चलते अचानक कार को ब्रेक लगा। क्या हुआ? रमीज़ ने अपने दोस्त से पूछा। वो बोला, यार, पुलिस का नाका लगा हुआ है, चेकिंग हो रही है। अब क्या होगा? नायला घबराते हुए बोली। अरे कुछ नहीं होगा, वो तो बस ऐसे ही एक नज़र कार में झांकेंगे और जाने देगी हमको। चोर लुटेरे थोड़ी हैं जो वो हमें पकड़ेगी। तुम इत्मीनान से बैठी रहो, रमीज़ बोला। इसी दौरान दो पुलिस वाले आए। उन्होंने कार में झांका, फिर एक बोला, ठीक है, जाओ। कार जैसे ही आगे बढ़ती, अचानक दूसरा पुलिस वाला चीखा, ठहरो, गाड़ी रोको। क्या हो गया बादशाह हो? रमीज़ बोला। वो बोला, ये लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हो? रमीज़ बोला, जनाब, ये मेरी बीवी है और एमरजेंसी में हमें कहीं जाना पड़ रहा है। झूठ मत बोलो, मेरी सारी ज़िंदगी पुलिस में गुजर गई है और मैं एक नज़र देखकर ही पहचान लेता हूँ कौन बीवी है, कौन महबूबा है। इस लड़की का चेहरा साफ बता रहा है कि ये तुम्हारे साथ भाग रही है, जबकि इसके गोद में रखा हुआ बैग भी इसकी गवाही दे रहा है। देखिए जनाब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं, रमीज़ बोला। कार से फ़ौरन नीचे उतरो, वो चीखा। वो सब नीचे उतरे। मुराद, इन सबको मोबाइल में बिठाकर थाने ले चलो, वहाँ सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नायला ने यह सुना तो उसके होश उड़ गए। रमीज़ ने जेब से कुछ पैसे निकाले और उसकी मुट्ठी में देते हुए बोला, सर जी, ये मामला यहीं ख़त्म कर दें। एक ज़ोरदार थप्पड़ रमीज़ के गाल पर पड़ा और वो बोला, हर पुलिस वाला बिकाऊ नहीं होता। मैंने सारी ज़िंदगी रिश्वत नहीं ली, अब अपनी रिटायरमेंट के करीब रिश्वत लूँगा। रमीज़ अपना गाल सहलाता रह गया। फिर वो नायला से मुखातिब हुआ, बीबी, तुम्हें अपनी और अपने घर वालों की ज़रा भी परवाह नहीं? एक गैर की खातिर अपनों को धोखा देकर भी कभी ज़िंदगी भर खुश नहीं रह सकती। मेरी एक ज़िंदगी गुजर गई पुलिस में और ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि तुम जैसी भोली लड़कियों को ऐसे मर्द भगा कर ले जाते हैं और फिर अपनी हवस का निशाना बनाकर छोड़ देते हैं। नायला का सर शर्म से झुका हुआ था। देखो बेटी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, रात की तारीकी अभी बाकी है। चलो मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ आऊँ, मेरे साथ अपने घर चलोगी? नायला ने असबात में सर हिलाया। मुराद, इनको थाने ले जाकर ज़रा इनकी खातर मदारत करो, मैं बच्ची को इसके घर छोड़ आऊँ। और फिर वो इसे दूसरी गाड़ी में बिठाकर इसे घर छोड़ आया। घर का दरवाज़ा जैसे वो खोल कर आई थी वैसे ही खुला था। वो घर में दाखिल हुई, कुंडी लगाई,
कुंडी लगाकर वो जैसे ही मुड़ी, सामने इसकी माँ खड़ी थी। माँ को देखकर इसका मुंह खुला का खुला रह गया। उससे पहले कि वो कुछ बोलती, उसकी माँ बोली, तुम्हारे पास बोलने के लिए अभी कुछ बाकी नहीं। जाओ अपने कमरे में। इससे पहले कि कोई और जाग जाए, वो अपने आंसू पूछते हुए अपने कमरे की तरफ भागी। नाइला की शादी फौरन कर दी गई अकरम से। अकरम इसे नापसंद ज़रूर था, पर ना चाहते हुए भी इसे शादी करनी पड़ी, जबकि रमीज़ की याद अभी भी इसके दिल में थी। शादी को 2 साल हो गए थे। नाइला की ज़िंदगी एक डिगर पर चल रही थी कि एक दिन इसके पास रमीज़ का फ़ोन आया। देखो रमीज़, मेरी शादी हो चुकी है और इस वक्त सब घर वाले हैं। मैं तुमसे इस वक्त बात नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हें रात में फ़ोन करूँगा। ये कहकर रमीज़ ने फ़ोन बंद कर दिया। आधी रात के वक्त दोबारा रमीज़ का फ़ोन आया। वो कह रहा था, देखो नाइला, तुम्हारे बगैर मैंने ये दिन बहुत अजियत में गुजारे हैं, लेकिन इन सालों में मैंने सख्त मेहनत करके अपना एक मुकाम बना लिया है। मुझे मालूम है कि तुम इसके साथ खुश नहीं हो। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें इससे निजात दिला सकता हूँ। वो बोली, देखो रमीज़, ये बात ठीक है कि मुझे अकरम पसंद नहीं था, पर अब वो मेरा शोहर है और एक मशरकी बीवी अपने शोहर को कभी धोखा नहीं दे सकती। अब वो मेरा सर का ताज है और सर के ताज को सर पर सजाया जाता है, पैरों में रोंदा नहीं जाता। और देखो, अब आइंदा मुझे फ़ोन करने की कोशिश मत करना। अब मैं सिर्फ नाइला नहीं, मिसेस अकरम हूँ, अपने शोहर की वफादार। ये कहकर उसने फ़ोन बंद करके अपने कमरे में आई। उसने देखा कि इसका शोहर इन तमाम बातों से बेखबर सो रहा है, पर इसे क्या मालूम था कि अकरम सब कुछ सुन चुका है, जबकि अकरम को फ़ख्र महसूस हो रहा था कि इसको एक वफ़ादार बीवी का साथ नसीब हुआ है। ये बहुत ही आला तहरीर है जो आपकी खिदमत में पेश करने का मौका हमें मिला है। तो मेरी जिन बहनों ने, जिन माओं ने इस तहरीर को सुन लिया है, बराए मेहरबानी ये आगे भी पहुँचाएँ ताकि और लोगों में आगाही हो, क्योंकि आपको तो पता है ज़माना बहुत जालिम है और लोग धोखा देते हैं। इस धोखे से बचें और अपने आप को खुद फैसले ना करें, अपने वालिदैन के साथ चलें। थैंक यू वीडियो देखने का।